हम सबको आइकॉनिक कॉनकॉर्ड के बारे में तो पता ही है, जो कि अटलांटिक को 3 घंटे से भी कम में क्रॉस कर लेता है। मगर कॉनकॉर्ड एक्चुअली पहला सुपरसोनिक एयरलाइनर नहीं था जो कि उड़ा था। ये टाइटल एक्चुअली सोवियत कॉनकॉर्ड को या फिर टुपोलेव 144 को जाता है, ना कि सिर्फ टुपोलेव 144 पहला था, मगर वो बड़ा, तेज़ और ज़्यादा पावरफुल था असली कॉनकॉर्ड से। और एक पॉइंट पे ये नासा ने भी इस्तेमाल किया था इसका सुपरसोनिक टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि टुपोलेव 144 काफ़ी ज़्यादा आगे था अपने समय से कॉनकॉर्ड की तरह ही। तो जान लेते हैं कहानी मॉन्स्टर सोवियत कॉनकॉर्ड की, जो कि आपने आज तक नहीं सुनी होगी। दूसरे एम्बिशियस स्पेस और एविएशन प्रोजेक्ट्स की तरह ही जो टुपोलेव 144 था, वो उसे 1960s में फाउंड किया गया था, हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर के दौरान। उस समय के प्रीमियर या लीडर जो थे सोवियत यूनियन के, निकिटा ख्रश्चेव, उन्होंने रूमर सुने थे कि ब्रिटेन और फ्रांस अपने खुद के सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सुना था कि लॉकहीड मार्टिन और बोइंग भी अपने खुद के सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वेस्ट पहले से ही 2 सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना रहा है, वहीं पे ईस्ट एक भी नहीं बना रहा। तो सोवियत ने काम शुरू कर दिया ताकि वो वेस्ट को हरा सके, और रियली उनका कोई भी इंटेंशन नहीं था ऐसा प्लेन बनाना जो कि कंफर्टेबल या प्रैक्टिकल हो। उनका प्राइमरी गोल था कि ऐसा सुपरसोनिक जेट बनाया जाए जो कि तेज़ और ज़्यादा पावरफुल हो वेस्टर्न काउंटर पार्ट से। यूजुअली ऐसे गोल जो है उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते यूएसएसआर के लिए, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं उसे करने के लिए, अब चाहे उसमें जासूसी भी क्यों ना हो। जो टुपोलेव प्रोजेक्ट था वो यूनिक था क्योंकि उसे अर्ली 1960s में फाउंड किया गया था, और उस समय यूएसएसआर के हाथ पूरे भरे हुए थे उनके स्पेस और मिसाइल एम्बिशन से। उन्होंने यूएस को पहले ही हरा दिया था स्पेस पे पहुंचने के लिए, और अब क्योंकि उनकी नज़रें चांद पे थी, और इसी के साथ साथ ताकि वो उनकी स्पेस/मिसाइल टीम को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सके, सोवियत ने एक नई स्टैंडअलोन टीम बनाई जो कि सिर्फ टुपोलेव को डेवलप करती। ये सोवियत की शायद पहली गलती थी, क्योंकि सोवियत के एविएशन इंडस्ट्री ना कि रियली कैपेबल थी डेवलप करने में टुपोलेव को उस समय, मगर एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि टुपोलेव 10 से 15 साल आगे था अपने एविएशन हिस्ट्री में सोवियत की। तो ये प्रोजेक्ट शायद अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो पाता अगर इसे सोवियत के स्पेस/मिसाइल डिवीजन को एग्जीक्यूट किया जाता, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस थे। अनफॉर्चुनेटली हालांकि इस तरह से चीज़ें नहीं हुई। एनीवेज, एक नई टीम को क्विकली काम करने पर लगा दिया गया सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में, मगर उनमें काफ़ी स्ट्रगल हुई क्योंकि जो कॉनकॉर्ड था उसने काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया था जो कि दुनिया ने आज तक कभी नहीं देखी थी, जिसकी वजह से सोवियत्स को मैच कर पाना नामुमकिन सा हो गया था वो। फॉर इंस्टेंस कॉनकॉर्ड में ऐसा कंप्यूटर लगा था जिसने विंग्स को कंट्रोल किया था, जो कि ऑप्टिमाइज करता था शेप को विंग्स की, जिससे ड्रैग कम से कम हो सके। इसी तरह से कॉनकॉर्ड के इंजन भी कंट्रोल करते थे कंप्यूटर्स को, जो कि शेप जो है एयर इनलेट्स की बदलता था इंजन एफिशिएंसी को बढ़ाने में। और सोवियत जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं कर पाए, मगर जब उन्होंने देखा कि वेस्ट को लीड मिल रही है तो उन्होंने अपना सीक्रेट वेपन निकाल लिया, जो कि है ब्रूट फोर्स। यहाँ पे एक चीज़ है, आप या तो सालों बिता सकते हो इंजन और एरोडायनामिक्स की छेड़छाड़ करते हो प्लेन की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, या फिर आप आगे जाके ज़्यादा पावरफुल इंजन्स लगा सकते हो, और ये प्रिसाइसली सोवियत ने किया। और जो टुपोलेव के इंजन थे वो 44,000 पाउंड्स का थ्रस्ट जनरेट करते थे, जो कि 6,000 पाउंड ज़्यादा था कॉनकॉर्ड से। और हर प्रॉब्लम जो कि टुपोलेव के डेवलपमेंट में आई, सोवियत ने ऐसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। अगर टायर्स वीक है तो और टायर्स ऐड कर दो, अगर प्लेन इतना एरोडायनेमिक नहीं है तो और इंजन्स को ऐड कर दो, और अगर प्लेन ज़्यादा भारी है तो और आफ्टर बर्नर्स ऐड कर दो, और ऐसी चीज़ें करते रहो। हालांकि टुपोलेव जो है सोवियत की कॉपी लग सकता है कॉनकॉर्ड की पहली झलक में तो, मगर एक्चुअली काफ़ी अलग है अंडर द हुड, क्योंकि इतने सारे ब्रूट फोर्स सोल्यूशंस लगाए गए हैं। ये सॉल्यूशन जो है वो किसी भी तरह से शॉर्ट साइटेड ही है, मगर इसकी वजह से टुपोलेव जो है कॉनकॉर्ड को बीट कर पाया फ्लाइट में। टुपोलेव ने अपने पहले सुपरसोनिक फ़्लाइट को जुलाई 1969 में कंप्लीट किया, वहीं पे कॉनकॉर्ड ने अपने पहले सुपरसोनिक फ़्लाइट को अक्टूबर ही में कंप्लीट किया उस साल। ये मेजर विन था सोवियट्स के लिए श्योर। उन्होंने कुछ शॉर्टकट्स का इस्तेमाल तो किया था, मगर वो एंड तक पहुंच चुके थे, बजाय कि यूएस की तरह जिन्होंने अपने सुपरसोनिक पैसेंजर एयरप्लेन को ही कैंसिल कर दिया था। जो टुपोलेव था उसने सक्सेसफुली हिस्ट्री में मार्क तो बना लिया था, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आफ्टर ऑल जो टुपोलेव था वो एक पैसेंजर एयरप्लेन था, तो यूएसएसआर को एक्चुअली उसे कमर्शियल यूज़ के लिए डिप्लॉय करना था, और यहीं पे जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस थे उन्होंने दिक्कत देनी शुरू कर दी। उनका पहला मेजर फेलियर 1973 में पेरिस एयर शो के दौरान आया, और ये पहली बार था जब वेस्ट ने विटनेस किया था टुपोलेव को एक्शन में। और ये अच्छा जा सकता था अगर जो है पायलट की यहाँ पे लापरवाही नहीं होती तो, क्योंकि कॉनकॉर्ड ने एक दिन पहले उड़ान भरी थी और टुपोलेव जो उस दिन शेड्यूल हुआ था उड़ने के लिए, और जो कॉनकॉर्ड के पायलट ने डिसाइड किया था कि उसे एक्सट्रीमली सेफ और सिंपल रखेंगे। और अकॉर्डिंग टू द मैगजीन जो टेस्ट पायलट था वो टुपोलेव का माइकल कॉस्लॉव, उसने इन सारी चीज़ों को हटा दिया कॉनकॉर्ड की टीम की बातों को, ये कहते हुए जस्ट वेट अंटिल यू सी अस फ्लाई देन यू विल सी समथिंग।
मैकेल ने आगे जाके सुपर अग्रेसिव टेक ऑफ को अटेम्प्ट किया है और एक्सट्रीमली स्टीप एंगल के साथ, और वो चीज़ जो करना चाह रहे थे वो ये थे 90 डिग्री का टेक ऑफ जैसे फाइटर जेट्स करते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा हो गया था टूपलॉफ के लिए और शार्टली आफ्टर द टेक ऑफ जो प्लेन है वो उल्टा होके फट गया हवा में। बहुत सारी थ्योरीज दिखाती हैं कि डिज़ास्टर क्यों हुआ, मगर जो मोस्ट लाइकली है वो ये है कि पायलट ने मैन्यूवर किया प्लेन को टू हार्डली, इतनी धीरे स्पीड में जिसकी वजह से प्लेन ने लिफ्ट को खो दिया। आयरॉनिकली एयर शो जो है कुछ ही माइल्स दूर हुआ था चार्ल्स डिगोली एयरपोर्ट से, जहाँ पे कॉनकॉर्ड का एक और फेटल एक्सीडेंट हुआ था 27 सालों बाद। और इस सेटबैक के बावजूद भी सोवियट्स ने कंटिन्यू किया आगे बढ़ने में और डेवलप किया टूपलॉफ को एज ए कमर्शियल एयरलाइनर। और वो है उसने शुरुआत करी कार्गो ट्रिप्स कंप्लीट करके 1975 में, और इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म कर लिया पहले पैसेंजर ट्रिप में 1977 में। और शुरुआत से ही सोवियत की लीडरशिप को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था ट्यूबलॉफ के सक्सीड होने में एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट की तरह। और जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया था, जो प्राइमरी गोल था टूपलॉफ का वो ये था वेस्ट को सुपरसोनिक ट्रैवल में बीट करना, और टूपलॉफ ने पहले अकॉम्प्लिश कर लिया था उसको। मोर एवर यूएस जो है वो यूएसएसआर को चांद पे बीट कर सकता था, तो इसलिए यूएसएसआर जो है वो यूएस को बीट करने की कोशिश कर रहा था मार्स तक। तो जो टूपलॉफ था वो बैक बर्नर प्रोजेक्ट की तरह जा चुका था जिसको किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और जो टूपलॉफ है उसने सर्विस रूट के बीच में चलाया गया उसे मॉस्को और प्रेजेंट डे एलमेटी कजाकिस्तान के बीच में। ये रूट इसलिए चुना गया था क्योंकि ये रूरल लैंड के ऊपर से उड़ रहा था जिसमें काफ़ी कम पॉपुलेशन थी। हावेवर क्योंकि रूट अजीब था, इसका मतलब ये था कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं थे सर्विस में ट्रैवल करने में टूपलॉफ में, और वो बहुत कम उड़ता था, वो भी आधी कैपेसिटी के साथ। और जो पैसेंजर्स है जो उड़ते थे टूपलॉफ में वो कंप्लेन करते थे कि नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है इंजन से और एयर कंडीशनिंग भी अनबेरेबल है। और हालांकि अनकंफर्टेबल तो था ही प्लेन, जो टूपलॉफ था वो सुपर डेंजरस भी था क्योंकि उसने सिर्फ 55 पैसेंजर फ्लाइट से कंप्लीट करी थी, और इन ट्रिप्स के दौरान भी उस प्लेन में हज़ारों फेलियर्स आए थे। कैबिन डिप्रेशराइजेशन और इंजन फेलियर्स एक्सट्रीमली कॉमन हो चुके थे। लैंडिंग भी सुपर स्केची थी क्योंकि प्लेन को पैराशूट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था धीरे होने के लिए। और जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था प्लेन के डेंजर का वो ये था कि जो प्लेन का डिज़ाइनर था एलेक्सी टूपलॉफ को, उसे हर बार पर्सनली इंस्पेक्ट करना पड़ता था प्लेन को फ्लाइट के शुरू होने से पहले। मगर फॉर्चुनेटली एरोफ्लॉट जो कि ऑपरेटर था उस जेट का, उसने प्लग को निकाल लिया इससे पहले कि कोई भी पैसेंजर्स की मौत होती उससे। मगर ये एक टेस्ट फ्लाइट क्रैश तक नहीं था 1978 में जिसने 2 क्रू मेंबर्स की जान ले ली, और इस पैसेंजर फ्लाइट के रोकने के बजाय टूपलॉफ 144 का प्रोडक्शन वो कंटिन्यू होता रहा 1982 तक, जहाँ पे उस पॉइंट पे सोवियत के पास 14 जेट बचे हुए थे और उन्होंने उन जेट को कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग पर्पसेस में इस्तेमाल किया 1980s के दौरान। मगर उस पॉइंट पे टूपलॉफ बेसिकली ख़त्म ही हो चुका था, और आप सोचोगे कि टूपलॉफ जो है वो म्यूज़ियम की तरफ जाने वाला था, मगर सरप्राइजिंगली जो टूपलॉफ की लाइफ थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी एक और दशक तक अचानक से ही। 1990s में नासा ने अपने खुद के सुपरसोनिक प्लेन में जिसका नाम था हाई स्पीड रिसर्च प्रोग्राम पे काम करना शुरू किया। हावेवर जब क्योंकि यूएस ने अपना खुद का सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन नहीं बनाया था, नासा ने अपने पड़ोसियों से मदद ली जिन्होंने वो किया था। उन्होंने शुरुआत करी यूरोपियन से हेल्प लेने के लिए, मगर ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस के पास कॉनकॉर्ड्स ही बचे थे और वो प्लेन्स को सर्विस से नहीं निकालना चाहते थे टेस्टिंग के लिए, तो नासा रशिया के पास गया। उस पॉइंट तक यूएसएसआर जो पहले से ही कोलैप्स हो चुका था और रशिया का खतरा टल चुका था। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक्चुअली ये चाहते थे कि रशियन एविएशन इंडस्ट्री के साथ काम करना, और इस तरह से वो इंश्योर कर सकते हैं कि जीनियस रशियन एरोस्पेस इंजीनियर जो है वो ऐसी पॉजिटिव चीज़ पे काम करे यूएस के लिए, बजाय कि दूर जाके ईरान या ऐसे किसी के साथ काम करे। और इवेंचुअली 1993 में एक एग्रीमेंट बना ताकि नासा जो है टूपलॉफ 144 को लीज कर सके एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। ओरिजिनली सिर्फ कुछ रशियन पायलट्स को असाइन किया गया था प्लेन को उड़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए, मगर पायलट्स को अलाउ नहीं किया गया था कि नासा ऑफिशियल्स के साथ कम्युनिकेट करे। इस वजह से मुश्किल हो चुका था नासा को कि वो डेटा गैदर कर सके। तो नासा ने डिसाइड किया कि वो खुद के पायलट्स भेजेंगे रशिया में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए टूपलॉफ 144 के साथ, और एक इनमें से पायलट का नाम था रॉब रिवर्स और दूसरे का नाम था गॉर्डन फुलरटन। और ये लोग सिर्फ वही 2 लोग थे जिन्होंने टूपलॉफ 144 को उड़ाया था, वो भी वेस्टर्न थे, और रॉब रिवर्स के पास पहले एक्सपीरियंस था कॉनकॉर्ड उड़ाने का। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे अकेले इंसान है दुनिया में जिन्होंने कॉनकॉर्ड और टूपलॉफ को उड़ाया। एनीवेज नासा ने काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करे प्लेन में, उसे सेफ बनाया ताकि वो कई सारे टेस्ट कंप्लीट कर सके प्लेन से। और जब नासा डन हो चुका था 1998 में, तो टूपलॉफ जो है वो रिटायर कर दिया गया उसे। आज बचे हुए टूपलॉफ 144 कई सारे म्यूजियम्स और हैंगर्स में रखे गए हैं पूरी दुनिया में, और एक नोटेबल एग्जाम्पल है उसका डिस्प्ले जो कि टेक्निकल म्यूजियम में है जर्मनी में, जहाँ पे टूपलॉफ 144 और कॉनकॉर्ड को साइड बाय साइड रखा गया है।
और दिन के आखिर में जो ट्यूपलोव 144 है और कॉनकॉर्ड है वो दोनों अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे के थे, जो कि अकॉम्प्लिश ऐसी चीज़ करना चाहते थे जो काफ़ी बड़ी थी। जो कॉनकॉर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और आइकॉनिक रहा, मगर इस चीज़ की वजह से हम ट्यूपलोव 144 को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। आफ्टर ऑल, पायलट रॉब रिवर्स ने कहा था, ट्यूपलोव क्रिएटेड अ रिमार्केबल प्लेन दैट कुड डू व्हाट ओनली वन अदर प्लेन इन द हिस्ट्री कुड डू। आप लोग क्या सोचते हो सोवियत कॉनकॉर्ड के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप देखना पसंद करोगे सुपरसोनिक प्लेन्स को वापस कम बैक करते हुए पैसेंजर एयरलाइन इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।